नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि 12th क्लास का रिज़ल्ट आ गया है और बहुत अच्छी बात है कि बायो के अंदर हाईएस्ट जो मार्क्स है आउट ऑफ 100 98 मार्क्स हैं। एक बच्चा है अवनीश, उसके 98 मार्क्स है। एक बच्चा है गर्वित, उसके 98 मार्क्स हैं। तो अब आप लोगों के पास में एक एम है, एक गोल है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं इस 98 मार्क्स से ऊपर ही जाना है, ठीक है, इससे नीचे नहीं आना है। कई बच्चे हैं जो कि ला सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। अब तो आप लोगों का सिलेबस भी कम हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा हार्ड वर्क करें और मेहनत करें तो 100% है कि आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो सक्सेस पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है हार्ड वर्क, ठीक है। डेस्टिनी अपना रोल तभी प्ले करती है जब आप अपना पूरी तरह से 100% हार्ड वर्क कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आप एक मोटो लेके चलिए। और जिन लोगों ने अभी तक भी स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए स्टडी, क्योंकि ये हमारा 4th चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बच्चों, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो आप लोगों का पूरा डिटेल है, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब की डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। आपको जो भी प्रेगनेंसी तक उसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहाँ वर्ड में ही आप लोगों को मिल जाएगा कि रिप्रोडक्टिव मतलब क्या हो गया, जो कि रिप्रोडक्शन ऑर्गन से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं आपकी जो अडल्सन्स एज होती है उस टाइम पे जो चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड है, जिसमें ऑल जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे वो सब इंक्लूड होंगे, जिसमें जो सेक्स रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ से कैसे, जैसे इनफर्टाइल कपल है जो कि एक बेबी नहीं हो सकता उनके, जिसमें कि जो फीमेल होती है शी कैन नॉट गिव बर्थ टू अ बेबी, या तो उसमें कुछ हस्बैंड में प्रॉब्लम हो सकती है, वाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर हम लोग कौन से अदर जो टेक्नोलॉजीज़ है उनका यूज़ करके उनको कहीं ना कहीं पेरेंट बना सकते हैं। तो वो वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके यहाँ बैठता है। उसके अलावा जो बर्थ कंट्रोल मैथड्स हैं, जो कि नेचुरल बर्थ कंट्रोल मैथड्स होते हैं, केमिकल बर्थ कंट्रोल्स मैथड्स होते हैं, पिल्स वगैरह का क्या यूज़ होता है, उसके अलावा एक सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स होती है उसके बारे में पूछा जाता है। कॉपर टी जो आईयूडीज़ होती है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती है, वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के आता है। एसटीडीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है। एमनियोसेंटेसिस ये एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली मैंने आपको क्वेश्चन एरिया बताया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं इनफर्टाइल कपल्स की हेल्प की जाती है टू मेक देम पेरेंट, ठीक है। दूसरा हो गया आपके एसटीडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा जो सेक्स एजुकेशन है, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, वो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि बिकॉज इसके से रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ होते हैं, काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। बिकॉज ये पर्टिकुलर जो एज होती है, ये एडल्सेंस एक ऐसी एज होती है जिसमें स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उस क्वेश्चंस के लिए वो किसी न किसी अदर सोर्स पे जाता है और फिर कहीं ना कहीं उसमें मिथ आ जाते हैं, कई गलत चीज़ें, गलत नॉलेज उसको मिल जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन हो, और इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली बिलीव होता है या लगता है कि कहीं ना कहीं 12th क्लास में इतना डिटेल में रिप्रोडक्शन आप लोगों को समझाया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई मिसकंसेप्शन या फिर मिथ ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी सिंपल डेफिनेशन से। सिंपल डेफिनेशन बच्चों हो गई, इट सिंपली रिफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद द नॉर्मल फंक्शन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आप लोगों को पता ही है, मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स होती है जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, हेल्प करती है रिप्रोडक्शन में। तो दे शुड परफॉर्म नॉर्मली, फंक्शनली, जो होने चाहिए वो बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, उनका जो फंक्शन होना चाहिए वो एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। अगर एबनॉर्मल है तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है।
सो सिंपल डेफिनेशन तो ये हो गई। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू द WHO लेते हैं तो WHO के अकॉर्डिंग जो बच्चों इसकी डेफिनेशन है, इट्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड द सोशल। ठीक है, तो टोटल वेल बीइंग इन ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और कौन कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं बच्चों, वो है आपके फिज़िकल मतलब उनका जो फंक्शन है वो नॉर्मल होना चाहिए, इमोशनल जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बिहेवियरल जो इंटरेक्शन होता है आपस में लोगों के बीच में, एंड द सोशल। तो कोई भी सोसाइटी जो है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तभी कहला सकती है जब उसके लोगों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो वो फिज़िकली एंड फंक्शनली नॉर्मल हो और उनमें आपस में इंटरेक्शन हो इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई WHO के थ्रू। नाउ इंडिया में बिकॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन काफ़ी है। ठीक है, इंडिया हमारे जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जो फर्स्ट पे चाइना आता है और सेकंड पे हमारे इंडिया आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो थे वो इनिशिएट किए गए थे और इम्प्लीमेंट भी किए गए हैं। तो सबसे पहले India has been one of the first countries which has initiated number of program to achieve the total reproductive health। ठीक है, तो इंडिया ने जो इनिशिएट किया था ये प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग के नाम से 1951 में इनिशिएट कर दिया था और इसकी एक कैंपेन थी हम दो हमारे दो। ये सब लोगों को पता होगा, पहले जब कहीं जाते थे तो दीवारों पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता था हम दो हमारे दो, उसके साथ साथ पिक्चर भी बने हुए होते थे, एक फादर एक मदर और उसके साथ में दो बच्चे छोटे छोटे, हम दो हमारे दो। ये बेसिकली एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था कि छोटी जो फैमिलीज़ हैं उनके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं और अगर बड़ी फैमिलीज़ है तो उनके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रूल्स भी निकाल दिए हैं, पर पहले जो था वो सिर्फ इतना सा स्लोगन दिया जाता था और इसके लिए फिर लोग सोचते थे कि भाई ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सोर्सेज क्या है, लिमिटेड है और पॉपुलेशन अगर इसी तरह से एक्सप्लोड होती गई तो कहीं ना कहीं ये जो सोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा फाइट होगी एंड देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट होगी तो जाहिर सी बात है सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम की। तो बेसिकली काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ उस टाइम पे लगाई गई। तो इम्प्रूव प्रोग्राम, नाउ द इम्प्रूव प्रोग्राम विच इज़ कवरिंग द लार्ज रिप्रोडक्टिव एरिया करंटली इन एक्शन अंडर दिस प्रोग्राम, दैट इज़ व्हाट रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें बेसिकली चाइल्ड से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस है, वो सब इस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स इस हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, इसके मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स है, टू ब्रिंग द अवेयरनेस अमंग द पीपल रिलेटेड टू द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ एंड द सपोर्ट, कोई भी अगर कोई दिक्कत हो तो एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके ताकि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का बिल्डअप हो सके। ठीक है, तो ये मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स है इस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के। RCH एक एब्रीविएटेड फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का। उसके बाद है स्ट्रैटेजीज़ फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम जो है वो बना देती है सरकार, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स होते हैं या गवर्नमेंट जो भी बनाते हैं प्रोग्राम वो सब बना देते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है वो बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, प्रोग्राम बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है उस प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हो, यानी वो प्रोग्राम किस तरह से लोगों के लिए हेल्पफुल हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली इसके लिए किस किस का यूज़ किया गया, किस किस ने सपोर्ट किया, तो सबसे पहले है प्रिंट मीडिया एंड द ऑडियो विजुअल एड। तो नंबर ऑफ एजेंसीज लाइक द गवर्नमेंट एजेंसीज और द नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, दे आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोग्राम एंड दे आर हेल्पिंग लाइक थ्रू दिस प्रिंट मीडिया एंड द ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड हो गए लाइक रेडियो के थ्रू कुछ ऐड आ रहा है, टेलीविज़न के थ्रू कुछ ऐड आ रहा है, प्रिंट मीडिया लाइक मैगजीन न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिश आ रहे हैं,
कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है। रोल ऑफ पेरेंट, टीचर, फ्रेंड एंड द क्लोज रिलेटिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो टीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फ्रेंड्स भी करते हैं, क्लोज रिलेटिव भी करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन होना ज़रूरी है। मेनली जो सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जो मेनली मैं बताऊँ रीज़न जो है ना, वो है अनअवेयरनेस, और दूसरा है कि इंसान को वो प्रॉब्लम है बट ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक अबाउट दैट प्रॉब्लम, ही इज़ नॉट स्पीकिंग, और वो एक जनरल वे में बता नहीं पा रहा है या बता नहीं पा रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर कि कोई इस इशू पे खुल के बात नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके क्लोज रिलेटिव हो उनसे आप बात करें, ताकि एट द अर्ली स्टेज ऑफ दैट डिजीज़ और एट द अर्ली स्टेज ऑफ दैट प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, क्योंकि ये एक एज होती है जो स्कूल के टाइम पे जो एज होती है, जो एडल्सेंस एज होती है, जो हम लोग टीनेज जिसे कहते हैं, जो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक की जो एज होती है, वो बेसिकली क्यूरियोसिटी वाली एज होती है, जिसमें स्टूडेंट क्या करता है, अगर उसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और उसमें क्यूरियोसिटी होती है, किसी चीज़ को जानना होता है, तो वो जो मतलब अननोन जो रिसोर्सेज होते हैं वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, उसका ये नहीं होता कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत, और फिर कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो मिसकंसेप्शन ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। जो स्टूडेंट है या मैं कहूँ कि जो बच्चा एडल्सेंस पीरियड से गुजर रहा है, तो उसको पूरा पता होना चाहिए कि हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक हाइजीन और सेफ़ सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स होते हैं उसके थ्रू फैलती है। और जैसे एड्स का मैं एक नाम लूँ तो एड्स तो बिल्कुल इनक्योरेबल डिज़ीज़ है। जो भी वायरल डिज़ीज़ होती है वो बेसिकली इनक्योरेबल डिज़ीज़ होती है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये अभी थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन चलेगा, फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन एरिया है वो लेंगे, बट इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिकली आप इस चैप्टर का बेस बनाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।